नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बार फिर से मल्लिकार्जुन खड़गे की। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयानों की बात करेंगे। अभी हाल ही में उन्होंने उड़ीसा में भुवनेश्वर के अंदर एक बयान दिया भाजपा के ऊपर और कहा यदि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार चुनाव जीत जाते हैं या जीत कर आते हैं तो यह आखिरी चुनाव होगा, इसके बाद चुनाव नहीं होंगे, आपको वोट डालने का मौका नहीं मिलेगा, यही आखिरी मौका है, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने वहां से इतने एग्रेसिव भाषा शैली का इस्तेमाल किया अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए, कांग्रेस पार्टी को ताकत देने के लिए, कि उसके बाद सियासी सरगर्मियां तेज हो गई। चारों तरफ उसी की चर्चा हो रही है और आज एक बार फिर हम उसी की चर्चा कर रहे हैं जो उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी जहर के समान है, अपने आप को इनसे दूर रखें, इनसे बचिए, वे हमें पीछे लेकर जा रहे हैं, हमारे अधिकार छीन रहे हैं। ये सब बातें उन्होंने बोली। कहां बोली? ओडिशा में, ओडिशा बचाओ समावेश कार्यक्रम के दौरान। अब ऐसी बातें वो कह रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए। किस तरह की राजनीति हो रही है और क्या कर रहे हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे वैसे भी अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, कोई ना कोई बात ऐसी बोल देते हैं। यदि मैं बात करूं 27 अप्रैल 2023 को भी उन्होंने बीजेपी की विचारधारा में जहर की बात की थी और कहा था यदि आप चखेंगे तो मर जाएंगे। उन्होंने बाद में इसको लेकर सफाई भी दी। ओडिशा के अंदर जब उन्होंने बयान दिया तो कहा कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, किसी की दोस्ती खत्म हो रही है, किसी को डराया जा रहा है, किसी को धमकाया जा रहा है। वो नीतीश कुमार की तरफ इशारा कर रहे थे एक तरीके से। इंडिया गठबंधन को लेकर भी कहा, उन्होंने कहा कि लोग डर रहे हैं और छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन हम नहीं डर रहे हैं। राहुल गांधी नहीं डरे हैं, वो कहीं नहीं जा रहे हैं और वो सामना कर रहे हैं। ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स से हम नहीं डरते हैं। ऐसे में उन्होंने कहा क्या आप डरने वालों के साथ हैं या फिर हमारे साथ हैं? ये बातें उन्होंने वहां से कही। तो आखिरकार मल्लिकार्जुन खड़गे किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, क्यों इस तरह की बयानबाजी करते हैं और बाद में फिर उस पर सफाई भी देते हैं, कह देते हैं ये मेरी वैचारिक मतभेद हैं या फिर मैं विचारधारा की लड़ाई लड़ रहा हूं। ऐसे ही उन्होंने एक बार बयान दिया था 20 दिसंबर 2022 में और चूहे से तुलना कर दी थी। इस तरह की बात है, वो कहते रहते हैं, करते रहते हैं। आइए सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर आगे की चर्चा को बढ़ाते हैं। देश में कुछ ही महीने बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। बीजेपी जहां 400 के पार का नारा दे रही है, तो वहीं कांग्रेस भी बीजेपी को केंद्र से उखाड़ फेंकने की पूरी कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ओडिशा के भुवनेश्वर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा और कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी फिर से चुनाव जीतते हैं तो ये देश का आखिरी चुनाव होगा। 2024 का लोकसभा चुनाव लोगों के लिए लोकतंत्र को बचाने का आखिरी मौका है। अगर पीएम मोदी इस साल चुनाव के बाद फिर से अपनी सरकार बना लेते हैं तो वो तानाशाही पर उतर आएंगे। इतने डरपोक लोग अगर रहे तो क्या यह मुल्क बचेगा? क्या यह संविधान बचेगा? क्या यह डेमोक्रेसी बचेगी? इसीलिए यह आखिरी चांस है आपको वोट देने का। इसके बाद कोई वोट नहीं देगा, क्योंकि ये पुतिन, रशियन पुतिन का जो प्रेसिडेंट इलेक्शन होता ना, वैसा ही होते चले जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यही नहीं रुके, उन्होंने यहां तक कह दिया कि लोग डरकर दोस्ती छोड़ रहे हैं, कोई पार्टी छोड़ रहा है
है तो कोई गठबंधन छोड़ रहा है। अरे इतने डरपोक लोग रहते हैं तो क्या ये मुल्क बचेगा और क्या ये संविधान बचेगा? इसलिए ये आखिरी चांस है आपको वोट देने का। बता दें, खड़गे ने अपने इस बयान से सीधे सीधे नीतीश कुमार पर निशाना साधा है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए में लौट गए हैं, जिसके बाद विपक्षी पार्टियां लगातार उन पर हमलावर हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो यहां तक दावा कर दिया कि नीतीश के जाने से लोकसभा चुनाव पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। एक व्यक्ति के महागठबंधन छोड़ने से हम कमजोर नहीं होंगे और हम बीजेपी को हराएंगे। ऐसे लोग तो आया राम गया राम हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर और लल्लू प्रसाद दोनों ने दिए थे और आज वो सच हुआ। ऐसे देश में तो बहुत से लोग हैं, आया राम गया। तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने तो नीतीश कुमार की तुलना गिरगिट से कर दी। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि बार बार राजनीतिक साझेदार बदलने वाले नीतीश कुमार रंग बदलने में तो अभी आपने रिपोर्ट देखी, हर तरह की बयानबाजी शुरू हो गई। हमने मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आपको दिखाया, हमने जयराम रमेश की भी बात आपको बताई, सुधांशु त्रिवेदी का भी बयान आया था इसके ऊपर, उन्होंने उसकी आलोचना की। आखिरकार कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए या फिर कांग्रेस पार्टी को ताकत देने के लिए किस तरह की राजनीति कर रही है, या इस तरह के बयानबाजी की जरूरत पड़ रही है उसको? क्या पार्टी को ऐसी ताकत मिलेगी या फिर इन आरोपों की कीचड़ से ही राजनीति आगे चलेगी? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रीता देओल और राष्ट्रवादी जनसत्ता दल के महासचिव और स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी डॉक्टर ब्रजपाल सिंह त्यागी। आप दोनों का इस शो में स्वागत है। जवाब देना पड़ेगा। मैं सबसे पहले मैं रीता देओल से बात करना चाहता हूं। रीता जी, आपने मल्लिकार्जुन खड़गे को सुना? जी। पहली प्रतिक्रिया? अजय जी, वैसे तो आपकी क्लिप मैं मिस कर गई क्योंकि टेक्निकल इशू की वजह से मैं सुन नहीं पाई, पर मैंने खड़गे जी को न्यूज में सुना था जी। वो जिस तरह से कह रहे थे कि लोकतंत्र खत्म हो गया, अगर अब मोदी जी कभी दोबारा लोकतंत्र की पार्टी बनेगी नहीं, तो मैं उनसे ये सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ खड़गे साहब से कि उनको किस तरह का लोकतंत्र चाहिए। आज की आजादी नहीं है, भू माफियाओं को आजादी नहीं है, मानती हूँ, दंगाइयों को आजादी नहीं है, मानती हूँ, कालाबाजारी की आजादी नहीं है, ये भी मानती हूँ, करप्शन की नहीं है, घूसखोरी की नहीं है, लेकिन आजादी है। प्रधानमंत्री के लिए आप अपशब्द कह पाते हैं और कितनी आजादी चाहिए? आप स्पीकर की मिमिक्री कर रहे हैं, कितनी आजादी चाहिए? आप महिलाओं पे अभद्र टिप्पणी कर देते हैं, कितनी आजादी की एक्सपेक्टेशन उनको है कि वो क्या चाहते हैं देश में, उनको किस तरह की आजादी चाहिए देश में? और देखिए, वोटर की अगर आप बात कीजिए तो देश का वोटर अपनी जो बात कही नहीं रख पाता, वो मोहर लगा के या ईवीएम मशीन के थ्रू रख पाता है। जहां पे इनकी सरकार आ जाती है वहां ये कहते हैं देखिए जनता का फैसला, और जहां पे इनकी सरकार नहीं आती वहां ईवीएम खराब हो जाती है। तो पहले तो ये तय कर ले कि इनको जनता फैसला है, और ये तय कर ले कि इनको आजादी है कि नहीं है। अगर आजादी नहीं है तो फिर मोदी जी के लिए, महिलाओं के लिए या स्पीकर के लिए जिस तरह से नहीं, रीता जी वो कह रहे हैं कि ये आखिरी चुनाव है, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा आपको वोट डालने का। यदि मोदी जीत कर आते हैं तो ये आखिरी चुनाव होगा। आखिरकार वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं? आखिर क्या कर कहते हैं? पहले कार्यकाल में भी उन्होंने ये कहा, फिर दूसरे कार्यकाल में भी उन्होंने कहा, अब वो तीसरे में कह रहे हैं। वो तो समय बताएगा, ये आखिरी चुनाव है, इसके बाद भी जनता अपना फैसला किस तरफ रखेगी वो जनता पे छोड़ देंगे। नहीं, वो कह रहे हैं अब चुनाव ही नहीं देंगे, आखिरी बार मौका मिल रहा है वोट डालने का। खैर, मैं बीपी त्यागी की तरफ जा रहा हूं। बीपी त्यागी जी, आपने सुना होगा मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी अलग अलग तरह के बयान देते रहते हैं, और इस बार तो उन्होंने कह दिया संविधान, लोकतंत्र, और आखिरी मौका है। अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतकर आती है तो यह आखिरी चुनाव होगा, इसके बाद चुनाव नहीं होंगे, यानी कि वोट डालने का मौका किसी को नहीं मिलेगा। कैसे देखते हैं आप, सहमत है? वो देखिए अजय जी,
मैं इस स्टेटमेंट को इस तरीके से देखता हूँ जी कि वो माननीय मोदी जी के लिए ये दिखाना चाहते हैं कि वो डिक्टेटर बन जाएंगे। और वो तो डिक्टेटर खैर बने या ना बने, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि जो इलेक्शन के बाद जो इनके राजनेता चुनकर आते हैं भाजपा के, वो फिर अपने जो मेंबर्स हैं, जिस लोकसभा से बनकर आते हैं, उनके फोन नंबर अगर ब्लॉक करते हैं या फोन उठाते नहीं है या अधिकारी एरोगेंसी में बात करते हैं या जो चीज चाहिए जनता को वो दी नहीं जाती है, तो ये माननीय मोदी जी की गलती नहीं है। वो तो सारे काम करते हैं, वो जाके सफाई भी करेंगे, बोतल उठाएंगे, मैसेज देंगे कि साफ रहना चाहिए, लेकिन कहीं सफाई नहीं होती है। तो वो इनडायरेक्ट वे में मैं उनका ऐसा तो नहीं समर्थन करूंगा कि इलेक्शन नहीं होंगे, पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो मोदी जी संदेश देना चाह रहे हैं, जो बताना चाह रहे हैं, जो रामराज आना चाहिए 22 से, क्या वो आ पाएगा? अच्छा, यानी कि आपने उनके बयान का जो विश्लेषण किया वो ये कहा कि वो एक डिक्टेटरशिप की बात कर रहे हैं, इसीलिए शायद उन्होंने पुतिन का जिक्र किया कि रूस में से चुनाव होता है, पुतिन का राज है, वैसे यहाँ कुछ होगा। लेकिन ये अलग तरीका भी हो सकता था, कहा जा सकता था, लेकिन इस तरह से कहना कि ये पार्टी ऐसी है, जहर है, आपको बचना चाहिए, ये हमारे अधिकार छीन रहे हैं। वो कहते हैं राहुल गांधी देश को एकजुट करना चाहते हैं, उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोल रखी है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस ने नफरत की दुकान खोल रखी है। विभाजनकारी रणनीति है इन लोगों की। मैं देखिए वही आपको समझाना चाह रहा हूं बात कि जो एक हमारे राष्ट्र के मुखिया संदेश देना चाहते हैं, क्या वो उनके ही पार्टी के लोग, उनके एमपी, उनके मंत्री, उनके एमएलए, उनके अंडर में जो काम कर रहे हैं अधिकारी, क्या उस मैसेज को फॉलो कर रहे हैं? क्या जनता को वो मैसेज पहुंच रहा है जो वो देना चाहते हैं? तो ये भी तो एक तरह की डेमोक्रेसी का हनन हुआ ना। यानी अधिकारी नहीं सुन रहे हैं और यार नीचे वाले जो नेता है वो काम नहीं कर रहे हैं, तो डेमोक्रेसी का हनन है जी। अच्छा रीता जी, ये तो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं बीपी त्यागी आपकी पार्टी पर, अधिकारी सुनते नहीं है, काम करते नहीं है, नीचे के नेता काम नहीं करते हैं और डेमोक्रेसी का हनन हो रहा है। बताइए, राष्ट्रवादी जनसत्ता दल बीजेपी पर आरोप लगा रही है। देखिए, पहले तो मैं बीपी त्यागी जी का धन्यवाद देना चाहूंगी, कम से कम उन्होंने हमारे मुखिया की सोच पे तो उन्होंने बोला कि हाँ मुखिया की सोच ठीक है। अब बात आती है अधिकारियों पे, तो देखिए ये एक सिस्टम से काम करता है। हम ये नहीं कहते कि कोई अधिकारी गलती नहीं कर सकता, लेकिन सिस्टम ये होता है कि अगर कोई अधिकारी गलती करता है तो उस पर एक्शन होता है कि नहीं होता। अगर मैं एक छोटी सी बात महिला सुरक्षा को लेकर चलूं कि सिस्टम कैसे काम कर रहा है, तो अभी उत्तर प्रदेश में पिंक बूथ बनाए गए महिला सुरक्षा को लेके। महिला सुरक्षा पे किस तरह से कार्रवाई होती है, अगर कांग्रेस के जो भी सपोर्टर हैं वो देखना चाहेंगे तो वो जाके पिंक बूथ पर खुद जाकर देखें कि क्या महिला सुरक्षा पे अगर कार्रवाई नहीं की जा रही है तो उन अधिकारियों के साथ किस तरह से पार्टी एक्शन लेती है। अगर किसी की गलती पे एक्शन ना लिया जाए तो आप कह सकते हैं कि इनका जो लोकतंत्र का हनन है, लेकिन अगर आप कहते हैं कि कोई गलती हो रही है और वो करवाई जा रही है तो वो गलत बात है। अधिकारियों के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए कोई घुट्टी नहीं बनी होती है जिससे कि आप उसको ईमानदारी की घुट्टी पिला दीजिए, लेकिन एक सिस्टम ही होता है जो आदमी को मजबूर करता है तरीके से काम करने के लिए। वो सिस्टम हमें माननीय मोदी जी ने बनाकर दिया है जिससे अधिकारी काम करें, और अधिकारी या कोई उसका गलत इस्तेमाल करता है तो मोदी जी उस पर, हमारा सिस्टम जो मोदी जी के द्वारा क्रिएट किया गया उस पर एक्शन लेता है। अब चाहे किसी भी पार्टी में, ऐसा नहीं है कि किसी और पार्टी में किसी नेताओं ने काम नहीं किए होंगे। क्या किस तरह से जो प्रशासन था भूमाफियाओं को उस टाइम में कांग्रेस की पार्टी के समय में या सपा पार्टी रही है, किस तरह से भूमाफियाओं को सपोर्ट मिला है, लेकिन आज की तारीख में क्या उन भूमाफियाओं को सपोर्ट दिया जाता है? कोई कहता है कि यहाँ पे राजनीति होती है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती है, तो क्या अगर मुस्लिम कोई भूमाफिया मारा गया तो कोई हिंदू भूमाफिया नहीं मारा गया क्या? तो सरकार कहीं भी भूमाफियाओं या दंगाइयों पे
चाहे वो हिंदू का मसला हो चाहे मुस्लिम का मसला हो, इन पे पूरा सिस्टम ऐसा क्रिएट कर रखा है कि कोई अधिकारी अपनी मनमानी नहीं कर सकता, और करेगा तो उसको उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, चाहे उसका ट्रांसफर होगा, तबादला होगा, या उसको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। तो हमें सिस्टम पे भरोसा रखना चाहिए, और मोदी जी ने सिस्टम इतना बना दिया है। और देखो, हमेशा किसी भी सिस्टम में गुंजाइश होती है कि उसको इम्प्रूव किया जा सके, और हम भी सीखते हैं, हमारा सिस्टम भी सीखता है कि भाई हमने ये लागू किया था, और इसके बाद भी अगर कोई अधिकारी गलत चल रहा है तो आगे और क्या करना चाहिए जो दोबारा गलतियां ना दोहराई जाए। चलिए ठीक है। जी, मैं अजय जी इनका जवाब देना चाहूंगा जी, रीता जी का। जी, जो एक ATS में ASP हैं राहुल श्रीवास्तव जी, उन्होंने एक जो लेडी है उनका रेप किया, उनके बच्चे को गिरवाया, उनके खिलाफ FIR हो गई, और उन्होंने अभी स्टे लिया हुआ है। हमने उस मूवमेंट को उठाया, उनके ऊपर FIR हुई जी, तो वो इन्हीं की पार्टी के द्वारा नियुक्त किए गए ASP हैं ATS में जी। क्या उनको सस्पेंशन दिया गया और उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ, ये तो इस अधिकारी के बारे में है। दूसरा, जो BHU में IT सेल के इनके कार्यकर्ता थे, क्या उनके घर पे बुलडोजर चला? क्योंकि एक हल्की सी मुंह भाषा में जब कोई गैंगस्टर एक्ट लग जाता है या बुलडोजर चल जाता है, या हमारा कोई मुस्लिम भाई थोड़ी सी बात करते हैं तो उसका एनकाउंटर हो जाता है, तो क्या ये दो जो प्रकरण मैं बता रहा हूँ इन पे ठीक से एक्शन हुआ? रीता जी देखिए सुना अभी दो मुद्दे उठाए इन्होंने, जो लखनऊ से हैं ATS में अधिकारी हैं, क्या रैंक बताया आपने? ASP राहुल श्रीवास्तव। रेप का मामला है, लखनऊ से है, FIR दर्ज है, और राष्ट्रवादी जनसत्ता दल ने उसको उठाया। अभी तक उस पर कोई सॉलिड कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे ही इन्होंने एक मामला और बताया अभी आपको, उसमें भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी रही बात अधिकारियों के रवैये की, व्यवहार की, भाषा शैली की, उस पर भी अभी इनका एक कड़वा अनुभव है डॉक्टर साहब का, मुजफ्फरनगर के SSP के साथ आपका, है ना ये जो है जी। तो आप वो अबे तबे से बात करते जी। अब वो जो चीजें हैं, तो अब कैसे आपकी पार्टी कार्रवाई करेगी इन लोगों पर? ये जवाब आपको देना पड़ेगा आज, और लोग पूछ रहे हैं आपसे। अजय जी, हम जवाब भी जरूर देंगे। देखिए, देखो, जो दो कार्रवाई होती है, पहला कि पार्टी ने क्या कार्रवाई करनी है, दूसरा कि हम उसको लोकतांत्रिक तरीके, अभी वही लोकतांत्रिक वाली बात आ गई है। अब पार्टी अपनी तरफ से फैसला नहीं ले सकती, उसमें FIR दर्ज होनी चाहिए, उसमें FIR दर्ज करी गई है। अब कार्रवाई कितनी तेजी के साथ होगी? कार्रवाई कितनी तेजी के साथ होगी? दर्ज करके रख लेना काफी है क्या? नहीं, बिल्कुल काफी नहीं। तो उस पर तो कार्रवाई होने दीजिए, आगे आने दीजिए। क्या उसमें बीजेपी का कोई नेता उनके साथ खड़ा हो गया जाके कि नहीं हम इसके FIR दर्ज नहीं होने देंगे, नहीं हम इस पे कार्रवाई नहीं होने देंगे? ऐसा तो नहीं हुआ ना किसी ने। पुरानी पार्टियों में क्या होता था, आपको थाने में नेता बैठे हुए मिलते थे, किसी के खिलाफ FIR हुई, नेता वहां बैठा मिलेगा, आपको मिला। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे किसी के खिलाफ अगर कानूनी प्रक्रिया चल रही है तो उस सिस्टम से चलने दी जाएगी, उसमें कोई नेता इंटरफेयर नहीं कर सकता, किसी की दखलंदाजी नहीं ली जा सकती। अब देखो, कार्रवाई होने दीजिए, उसमें जो दोषी पाया जाएगा उसमें महिला हूँ। अगर महिला के साथ रेप हुआ है और उसमें वो दोषी है तो सजा मिलनी ही चाहिए, और मैं भी उसके साथ रहूंगी, सजा मिलेगी। चलिए ठीक है, हम मुद्दे पर लौट कर आते हैं। रीता जी, मुद्दे पर लौट कर आते हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आपकी जो उड़ीसा में BJD के साथ दोस्ती है, मोहब्बत है, जो अपने मोहब्बत की दुकान खोल ली है, जो लव मैरिज कर ली है, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगी, टूट जाएगी। चुनाव होती टूट जाएगी, और ये जो डबल इंजन सरकार है ये भी कामयाब नहीं होगी। अगर एक भी इंजन खराब हो गया तो दूसरा इंजन भी काम नहीं करेगा। अभी आपकी लव मैरिज पे बात कर रहे हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी, उधर कह रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर, बताइए। अब मल्लिकार्जुन खड़गे लव मैरिज पर आ गए। अब देखिए अजय जी, लव मैरिज की अगर बात करें तो यहाँ तो वो एक पार्टी से लव मैरिज की बात कर रहे हैं, और खुद कांग्रेस ने भारत छोड़ के इंडिया गठबंधन बनाया और किसी पार्टियों के साथ लव मैरिज करी है। तो वो लव मैरिज पे सवाल ना उठाएं तो ज्यादा बेहतर होगा,
क्योंकि अगर हमें एक लव मैरिज पे जवाब देना पड़ेगा तो उन्हें पता नहीं कितनी लव मैरिज पे जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि आजकल की पॉलिटिकल पार्टियां लव मैरिज कर रही हैं और वो तुरंत ब्रेकअप भी हो रहा है? लव मैरिज और तुरंत ब्रेकअप, ये किस तरह की मोहब्बत चल रही है आजकल? कभी यहाँ कभी वहां कभी यहाँ। उनकी तो लव मैरिज शादी तक पहुंची ही नहीं, ब्रेकअप तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, वो तो चुनाव के बाद वो मैरिज टूटेगा, उनकी तो चुनाव से पहले लव मैरिज टूट गई। बताइए, एकदम से अचानक से तो मोहब्बत जाग उठी नीतीश कुमार की बीजेपी को लेकर, कांग्रेस की प्यार छोड़ के जो है वहां चले गए हैं। अब देख लीजिए, वो हमारी लव मैरिज की बात कर रहे हैं। बताइए, ये जो है आजकल पॉलिटिकल पार्टीज में लव मैरिज का चलन चल रहा है, सीजन चल रहा है, और चुनाव तक चलेगा। खैर, ये जो राजनीति है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्टैंड रखा है और आलोचना की है, वहीं पर डॉक्टर ब्रजपाल सिंह त्यागी कह रहे हैं कि ये जो है डेमोक्रेसी का हनन है। ठीक है, डेमोक्रेसी का हनन है। लेकिन डॉक्टर साहब, इस तरह की भाषा शैली, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल, क्या राजनीति के अंदर आरोपों की इस तरह की कीचड़ अच्छा लगता है? क्या राजनीति को इतने निचले स्तर तक आ जाना चाहिए? क्या इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए, तब पार्टी को ताकत देने के लिए? ऐसी होगी राजनीति? अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आपके पास भाषा शैली अच्छी होनी चाहिए ना, सुनने वाले को अच्छा लगे, बोलने वाले को भी अच्छा लगे, और बाद में आपको उसको लेकर ये ना कहा जाए कि माफी मांगिए, या फिर आप कहें नहीं मेरी तो वैचारिक लड़ाई है, मेरे तो अलग तरह की विचारधारा है, तो मैं तो विचारधारा की बात कर रहा था। लेकिन आप जो बोल रहे हैं, क्या इसी से कांग्रेस पार्टी को ताकत मिलेगी? कांग्रेस पार्टी इसी से चुनाव जीतेगी? क्या 3 अभी जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें जो करारी हार मिली है, उससे समझ में नहीं आया कि, या उससे लगा उनको हाँ इससे फायदा हो रहा है, वो हार में भी अपना फायदा देख रहे हैं? क्योंकि बयानबाजी तो पहले से करते चले आ रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं अजय जी आप। मैं जो मानता हूं, जो मेरी विचारधारा है वो ये है कि ये जो पोस्ट है, जो प्रधानमंत्री जी की पोस्ट है, मैं उसको किसी पार्टी के उससे नहीं देखता हूं जी। वो हमारे देश के मुखिया हैं जी। वो भले ही बीजेपी से हैं, वो अलग बात है, लेकिन जब कोई हमारे देश का मुखिया बन जाता है, कोई राष्ट्रपति हैं, पीएम है, या माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनको मैं ये मानता हूं कि हम अगर क्रिटिसाइज ना करें तो बेटर है, लेकिन उनके द्वारा जो काम बताए जाते हैं हमारे जनप्रतिनिधियों को उस चीज को फॉलो करना चाहिए। इसलिए मैं डेमोक्रेसी का हनन बोल रहा हूं कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं जो लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, अब मैं एक मेयर का एग्जांपल देता हूं गाजियाबाद की, वो 1 मिनट में सर काटने पे उतार हो जाती हैं कि मैं उसका सर काट दूंगी, इसका ये कर दूंगी। तो ये जो बातें हैं, एक इतने सीनियर लीडर जो हमारी फर्स्ट महिला है गाजियाबाद में, अगर वो छोटी सी बात पे गुस्सा करके सर काटेंगी अपनी ही पार्टी के एक मेंबर का, तो ये सब जो चीजें हैं वो उससे भी बुरी लगती हैं जो हमारे खड़के जी ने बोला है। जो खड़के जी ने बोला है, मैं उसको कोई सपोर्ट नहीं करूंगा, और ये हो सकता है कि उनका इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो, पर जो यहाँ पर जो बोला जा रहा है, कुछ लोग तो बात ही नहीं सुनते हैं, कुछ गुस्से में ऐसा बोल देते हैं। क्या हमारे माननीय मोदी जी इस बात को सपोर्ट करेंगे कि नहीं सर काट दीजिए? रीता जी, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी। गाजियाबाद की मेयर ने जो है नगर निगम की बैठक में कहा अपने ही पार्षद से कि बेटा गर्दन उतार लूंगी या अलग कर दूंगी, ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया था। देखिए मैं बताऊं, वो स्टेटमेंट थोड़ा घुमा के बताया गया है। घुमा के कैसे? वीडियो था उसमें, पूरी बात ये है नहीं, देखो आप किसी भी वीडियो के आधी बात काटेंगे, अरे पूरा वीडियो जारी हुआ है, कह रही है गर्दन उतार दूंगी। हाँ, उन्होंने कहा लिखित में थोड़ी है, गर्दन उतार दूंगी अगर ये साबित होता है कि मैंने घूस ली है। अरे तो गर्दन उतार देंगी बेटा, गर्दन उतार लूंगी। वो अपने के लिए बात करेगी, दूसरे के लिए नहीं करेगी। नहीं, हम आपको भेज देंगे वो वीडियो, ऐसी बात नहीं है। उसमें कह रही है कि बेटा गर्दन उतार दूंगी। तो देखिए, मेरे कहने का मतलब यहां पर यह है कि दोनों कांग्रेस और बीजेपी दोनों की जो भाषा शैली है वो निचले स्तर पर आ गई है।
अपने कार्यकर्ताओं में जोश या ताकत भरने के लिए या फिर अपने विरोधियों को कुचलने के लिए इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल हो रहा है। और ये जो भाषा शैली है जब पब्लिक डोमेन में आती है तो जनता हतप्रभ, आश्चर्यचकित, ये क्या हुआ? अरे भाई, ऐसी बात करोगे, ऐसे लोगों को समझाओगे, ऐसी कार्यकर्ताओं में जोश भरोगे, ऐसे ही वोट मांगोगे, ऐसी राजनीति करोगे? भाई ऐसे कैसे चलेगा? भाई भाषा की तो मर्यादा रखो, ये नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी राजनीति करेंगे तो नई जनरेशन की पीढ़ी, ये नई जनरेशन कैसी राजनीति करेगी? कहां जा रहे हैं हम लेकर देश को? किस तरह की राजनीति करने जा रहे हैं? ये ठीक नहीं है। राजनीति कीजिए, जोश भरिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन ऐसी भाषा शैली से बचिए। एक गलत मैसेज जा रहा है, पूरी दुनिया देखती है। जो दुनिया भारत की डेमोक्रेसी की तारीफ करती है, यहां के संस्कारों की तारीफ करती है, संस्कृति की तारीफ करती है, यदि वो ऐसी भाषा शैली सुने, भाई यहां तो ऐसे राजनीति हो रही है, ये तो गलत है। वो भी इतने मंच से, एक नगर निगम के अंदर और एक पॉलिटिकली मंच पर। इस तरह की बातें, कभी चूहे कह देना और उसके बाद पीयूष गोयल का उनको लताड़ना संसद में और माफी मांगने के लिए कहना, क्या हम यही सब कुछ देखते रहेंगे? किस तरह का मैसेज दे रहे हैं? हां, जैसा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाई आपने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, अब तक 20 करोड़ नौकरी हो जानी चाहिए थी। उसमें सवाल पूछते, सवाल पूछिए, हर बात सुनी जाएगी, समझी जाएगी यदि उस सलीके से कही जाएगी। भाषा की मर्यादा आवश्यक है। इसीलिए आज एक बार फिर हम शो में बैठे हैं कि भाषा की मर्यादा आवश्यक है, अनिवार्य है। ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे वो छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा कार्यकर्ता हो, या छोटा नेता हो या बड़ा नेता हो, या जनप्रतिनिधि छोटा हो चाहे पार्षद हो, चाहे मेयर हो, चाहे सांसद हो, या विधायक हो, या मंत्री हो, सभी के भाषा की मर्यादा में रहना चाहिए, भाषा का ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि इस देश के साथ साथ पूरी दुनिया आपको सुनती है और समझती है, और उसके बाद इस देश का आकलन करती है कि हमारा बौद्धिक स्तर क्या है, हम कहां खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, और ये 75 साल का जो हिंदुस्तान है, ये जो भारत है, वो कहां है। ये बहुत जरूरी है। रीता जी, क्या आप इत्तेफाक रखती हैं इस बात से कि भाषा की तो मर्यादा होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल मैं मानती हूँ कि हमें, जब हम पब्लिक डोमेन में होते हैं, वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, क्योंकि आप जब किसी संवैधानिक पद पर हैं या आप किसी के लिए आइकन बन जाते हैं जी, तो आपको फॉलो किया जाता है। तो भाषा की मर्यादा हमेशा हमें सोच के चलनी चाहिए, क्योंकि वहां पे महिलाएं भी हो सकती है, वहां पुरुष भी होते हैं, युवा जनरेशन भी हमारी है, आजकल वो बहुत सुनती है, हमें सोशल मीडिया अवेलेबल है। तो अगर हम अच्छी मर्यादा, भाषा की मर्यादा नहीं रखेंगे तो वो गलत मैसेज जाता है, और उस पर मैं भी आपके साथ हूँ। बिल्कुल। देखिए, अभी आप ही के गठबंधन में, एनडीए में, बिहार के मुख्यमंत्री जो पहले कभी आरजेडी के साथ थे, वो शामिल हो गए, नीतीश कुमार। और अगर आप ज्यादा पुरानी बात नहीं है, बिहार के सदन की बात है, जो उन्होंने महिलाओं को लेकर बयान दे दिया था, और उसमें बीजेपी की महिला विधायक रो पड़ी थी। जी जी। और कितनी आलोचना हुई थी। आज वही आपकी पार्टी में शामिल है। मैं तो सोच रहा हूं वो महिला विधायक कैसे सामना करेंगी, क्या सोचेंगी, कि वही नीतीश कुमार है जिन्होंने बिहार की सदन में बात कही थी। तो ये जो भाषा शैली है, मुझे लगता है इस पर लगाम लगाने की जरूरत है, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। बीपी त्यागी जी। जी सर। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कम से कम आप एक डॉक्टर भी हैं, एक वेल एजुकेटेड व्यक्ति हैं, संभ्रांत परिवार से आते हैं, और रीता देओल भी जो है एक अच्छे परिवार से हैं, और ये भी आप ही के फार्मा के बिजनेस में है। जी जी। किस तरह की भाषा शैली होनी चाहिए जिससे कि लगे हाँ कि हमारा देश जो है बहुत ही एक अलग तरह की राजनीति करता है, और हमारे पॉलिटिशियन ने 75 साल में बहुत लंबी यात्रा तय की है भाषा में? देखिए, जिस देश में राम पैदा हुए हैं, कृष्ण पैदा हुए हैं, सब भगवान यहाँ आए हैं, और इतने हमारे पास वेद हैं, इतने ग्रंथ हैं, इवन नासा हमारी संस्कृत पे स्टडी कर रहा है,
जी। तो जो लैंग्वेज हमें हमारे पुरखों ने दी है, उसको अगर हम भूलते हैं या कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी नेगेटिव इमेज जाती है इंटरनेशनली। हमें अपने देश को ऊंचाइयों तक पहुंचाना है, और ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं, 40% जो हमारे पिलर्स हैं, उनको हमें ये शिक्षा देनी है कि कैसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है, हमें कैसे आगे बढ़ना है, क्या नई नई इन्वेंशन करनी है, हमें अपनी पॉलिटिक्स में कैसे आगे बढ़ना है। कोई भी डोमेन आप लीजिए, पत्रकारिता, पॉलिटिक्स, आप अपनी डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, जो भी आप लेना चाहें। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर हम ये मैसेज यहाँ देंगे इस तरह के प्लेटफॉर्म पे कि हम वेल एजुकेटेड हैं और हमारी जो लैंग्वेज है उस पे हमारा कमांड है, तो फिर जरूर हमारा कंट्री इस काबिल होगा कि दूसरे लोग उसकी सराहना करेंगे और हमें कॉपी भी करें। ये जो खड़गे जी का बयान है, जिसपे हमने स्टार्ट किया है सारा अपना ये डिस्कशन जी, उससे मैं इसलिए सहमत नहीं हूँ कि वो ये बात कह सकते थे कि जो लोग बता रहे हैं कि ईडी का इस्तेमाल हो रहा है और इन सब जो एजेंसीज का इस्तेमाल हो रहा है, सब लोग बोलते हैं इस बात को। और यही पार्टी ये कहती है कि जो इस तरह का काम करेगा उसको तो ये चीजें भुगतनी होंगी। तो इनकी पार्टी में भी कुछ ऐसे लोग हैं, आप भी जानते हैं, एक महाराष्ट्र के नेता हैं, और जो अभी आप इनकी बात कर रहे हैं नीतीश जी की, इन्होंने क्या लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था। बात वो नहीं है, बात ये है कि जो पॉलिटिक्स है ये भावनाओं का खेल नहीं है। पॉलिटिक्स में आने के बाद हमें अपने आप को ये दिखाना है कि देखिए मैं अपने देश को किस तरीके से पेश कर रहा हूँ, भले मैं छोटा नेता हूँ या बड़ा नेता हूँ जी। हमें हर चीज को देखना है, कुछ चीजों को ज्यादा एक्सप्रेस करके या बता के हमें अपने देश की बदनामी नहीं करनी है। तो ये जो डिक्टेटरशिप की बात अगर बोली जा रही है तो उससे तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, पर ये जो चीजें हैं कि सब लोग सुने, सब माने, अपने जनप्रतिनिधि सुने, उन बातों को देखें, समझें, तो वो फिर एक अच्छा मैसेज हमारी जनता में जाता है। डॉक्टर साहब, यानी कुल मिलाकर आप जो मैं समझ पाया रीता जी, मैं ब्रेक पर जाने से पहले जो समझ पाया हूं कि ये भावनाओं का खेल नहीं है राजनीति। यदि कांग्रेस पार्टी को या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को संभावनाएं तलाशनी है जीत की और सत्ता में आना है या राजनीति करनी है, तो उसको थोड़ा सा भाषा का ध्यान जरूर रखना चाहिए। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं छोटा सा, ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हमारे साथ में। आप दोनों गेस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। देश और दुनिया की जानकारी हर पल, कब क्या हुआ सूबे में, सूचना हर दम, गांव-गांव, शहर-शहर